सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये भारत का खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जो 2013 में लाया गया, जबकि छत्तीसगढ़ का जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वह कब लाया गया? 2012 में। यानी छत्तीसगढ़ के बाद भारत सरकार ने शुरू किया। यानी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट शुरू किया गया, उससे जो लाभ देखने के लिए मिले होंगे, हो ना हो छत्तीसगढ़ सरकार इससे, भारत सरकार इससे प्रभावित हुई होगी। यही कारण है कि एक्ट में भी बहुत सारी बातें एक जैसी रखी गई है ना। अब आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि कोई भी एक्ट होता है तो उसमें कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, ये सब बातें महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि उस एक्ट का उद्देश्य क्या होता है ना। तो उद्देश्य, इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य के लिए आपको जाना होगा हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में जाना होगा। अगर आप हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में देखेंगे तो क्या है, आपको याद आ जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि भाई आप आदमी को अपने लाइफ और का तो अधिकार है ही, लेकिन प्राण तब तक इंपॉर्टेंस होते हैं जब तक लाइफ में गरिमा है। गरिमा मतलब लिबर्टी है। तो बिना गरिमा में जीवन के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वेस्ट है। तो गरिमा में जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति को मिला हुआ है। किस अधिनियम के तहत? आर्टिकल 21 के तहत गरिमा में जीवन का अधिकार मिला हुआ है, लिबर्टी वाली लाइफ जीने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन गरिमा में जीवन कब तक पॉसिबल नहीं है? गरिमा में जीवन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक लोगों को अच्छा खाना, ठीक है, और पोषण न प्राप्त हो। क्योंकि अगर लोगों को अच्छा खाना और पोषण, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो जिंदा कैसे रहेंगे, या जिंदा रह भी लेंगे तो उनका शरीर अस्त व्यस्त होगा, उन्हें बीमारियां घेर लेंगी, 100 प्रकार की समस्याएं उनके साथ रहेंगी। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अच्छा पोषण देना, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में है। लेकिन इसको एक्ट के रूप में तब्दील करना जरूरी है, क्योंकि एक्ट के रूप में तब्दील होने के बाद ही किसी भी कार्यक्रम का रोडमैप बनता है। तो रोडमैप बनाने के लिए एक्ट का दर्जा देना जरूरी था। तो एक्ट का दर्जा कब दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, है ना? तो लागू हुआ, याद रखिएगा, 10 सितंबर 2013। 10 सितंबर 2013 में लागू हुआ। ओके, तो ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कोई भी एक्ट कब लागू हुआ, तो लागू होने की डेट सबको पता होनी चाहिए ना। अब आते हैं सेकंड, उद्देश्य। उद्देश्य मतलब अभी जो मैंने आपको बताया किससे निकला, वो था कि उसकी पृष्ठभूमि, मैंने इससे पहले आपको पृष्ठभूमि बताई। तो पृष्ठभूमि जिसके तहत मैंने आपको बताया कि ये धारा 21 से निकला। उसके बाद उद्देश्य, पृष्ठभूमि से ही उद्देश्य निकल के सामने आता है। पृष्ठभूमि में मैंने क्या बताया था? गरिमा में जीवन उपलब्ध कराने के लिए फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी उद्देश्य में यही बात है कि जनसाधारण को गरिमा में जीवन उपलब्ध करवाने हेतु पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य उपलब्ध करवाना। क्वालिटी खाद्य उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। इसको अक्षरता याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि भले इससे मिलते जुलते हुए कितने भी उद्देश्यों को हम याद रख लें, लेकिन जो अक्षरता लिखा होता है वो परीक्षा में उत्तर के रूप में लिया जाता है ना। बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू अनएडिक्वेट क्वालिटी ऑफ फूड टू लाइव विथ डिग्निटी, ठीक है। तो ये अंग्रेजी में भी याद रखिएगा अगर जो अंग्रेजी मीडियम से बिलोंग करते हैं। अब मैं आता हूं कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या आंकड़े रखे गए। अब कोई भी उद्देश्य होता है तो आंकड़े तो रखने ही पड़ते हैं। आंकड़े का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को गरिमा जीवन उपलब्ध कराएंगे तो कितने % लोगों को, ग्रामीण कितने होंगे, शहरी कितने होंगे, वगैरह वगैरह ना। तो इसमें आंकड़े के रूप में जो लक्ष्य सामने रखा गया है वो कुछ इस प्रकार है कि इसमें ग्रामीण आबादी यानी कि रूरल एरिया जो है वो 75% कवर होनी चाहिए, 75% कवर होनी चाहिए। और जो शहरी यानी अर्बन क्षेत्र जो है वह कितना कवर होना चाहिए? 50%। ओवरऑल अगर हम देश की आबादी की बात करें तो देश की आबादी का लगभग 2/3 इसमें कवर होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा है कि जो लक्ष्य रखे गए हैं उसमें कितने कितने लोग कवर होंगे। तो 2/3 आबादी इसमें कवर होगी, या 67% आबादी, 2/3 आबादी या 67% आबादी इसके अंतर्गत शामिल होगी, जैसा कि लक्ष्य रखा गया है। या 2/3 आबादी को भूखमरी से छुटकारा मिलेगा, ये भी आप कह सकते हैं इस योजना का लक्ष्य। क्लियर? अगर ये आबादी कितने कितनी सोची गई है, मतलब इस आबादी से जुड़ा हुआ एक जो न्यूमेरिकल लक्ष्य दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि न्यूमेरिकल लक्ष्य है ना, अरिथमेटिक में 81.34 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य है। लोगों को
कवर करने का लक्ष्य है, चाहे इसमें ग्रामीण है, शहरी है, चाहे किसी भी प्रकार के। तो 31.34 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य है। और अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान यानी 2022 की स्थिति की बात करें तो 2022 तक 80.72 करोड़ इसमें कवर हो चुके हैं। ये अच्छे लगभग 90% से ऊपर कवर हो चुके हैं ना। तो ये एक अच्छा हमारे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पहलू है कि बहुत बड़ी आबादी इसमें कवर हो चुका है। हालांकि देखिए व्यवहारिक जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे जो आंकड़े होते हैं वह एकदम प्रॉपर नहीं होते हैं, लेकिन आंकड़े तो सरकार को प्रस्तुत करने ही रहते हैं। तो आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए सरकार कुछ भी लिखती है, ये सच बातें हैं, लेकिन हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से सोचना है। इस वजह से हमें जो जो आंकड़े पुस्तकों में प्राप्त होते हैं उसे याद रखना है। तो 31.34 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य है, जिसमें 80.72 करोड़ कवर हो चुके हैं। ठीक है, मैं एक संशोधन पर भी आपका ध्यान खींचूंगा। एक संशोधन, जब तक इसकी धाराएं वराएं बताने से पहले एक संशोधन पर मैं आपका विचार करवाऊंगा। 2021 में आया था। 2021 में, यानी आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक, विधेयक इसलिए क्योंकि अगर ये पास हो जाता तो अधिनियम होता, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। नहीं, विधेयक है। ये कब लाया गया? 2021 में लाया गया। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो लक्ष्य तय किए गए हैं, लक्ष्य मैंने क्या बताया था, लक्ष्य मैंने बताया था पुराना लक्ष्य अभी भी यही चल रहा है क्योंकि इसको तो पास नहीं किया गया। तो पुराना मैंने क्या बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र से कितना कवर करना है, ग्रामीण क्षेत्र से 75% आबादी को कवर करना है, और शहरी क्षेत्र से कितनी आबादी को कवर करना है? 50%। तो ये मैं आपको बता चुका हूं जो कि इसमें लक्ष्य निर्धारित है। लेकिन इस विधेयक के तहत क्या राय दी गई थी, यानी क्या सुझाव दी गई थी ना, तो राय दी गई थी कि इस लक्ष्य को घटाया जाए, तभी हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो लक्ष्य को घटाया जाए, और बहुत कुछ लक्ष्य प्राप्त भी हो चुका है, इस वजह से भी लक्ष्य को घटाया जाए। और लक्ष्य में एक नया लक्ष्य क्या जोड़ा जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण में 75 की जगह 50% आबादी को कवर किया जाए, और जो शहरी क्षेत्र है उसमें 50% की जगह 40% आबादी कवर की जाए, ऐसा सोचा गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये अभी आज इंट्रोडक्टिव पार्ट ही रहेगा, इंट्रोडक्शन ही चलेगा। तो इंट्रोडक्शन में और भी बहुत कुछ बातें आती हैं, जैसे इस अधिनियम में अगर हम बात करें लाभ क्या मिलेगा, अधिनियम में लाभ क्या मिलेगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने 2012 छत्तीसगढ़ का अधिनियम तो पढ़ा ही, तो उसमें क्या लाभ था? पात्र परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न मिल रहा था। तो यहां पर भी अधिनियम में लाभ ये है कि रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ठीक है, रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। छत्तीसगढ़ ने भी रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया है, तो यहाँ पर भी रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध होगा। और रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध होगा किन किन परिवारों को होगा, उसका जिक्र अनुसूची 1 में किया गया है। आगे मैं अनुसूचियों का भी जिक्र करूंगा। तो अनुसूची 1 में पात्र परिवार जो होंगे, उन पात्र परिवारों को कितना कितना राशन मिलेगा, उनकी चर्चा की गई है। पात्र परिवारों में अंत्योदय परिवारों को भी लिया गया है ना, अंत्योदय परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है, बाद में किया गया है, पहले नहीं। बताऊंगा, आगे धाराएं आती जाएंगी तो ये सब आएगा। प्राथमिकता परिवारों को भी शामिल किया गया है, और इसके अंतर्गत सामान्य परिवारों को भी शामिल कर दिया गया है ना। सबको अलग अलग दर से, प्राथमिकता और अंत्योदय को तो एक ही दर से खाद्यान्न मिलेगा, लेकिन जो सामान्य परिवार है उनको इनका जो भारत जिस मूल्य पर किसानों से दिया जाता है, समर्थन मूल्य, उसके आधे मूल्य पर, है ना, यानी समर्थन मूल्य के आधे मूल्य पर किनको मिलेगा? सामान्य परिवारों को। ठीक है, और अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों के लिए लिस्ट संविधान के अनुसूची, सॉरी, इस अधिनियम के अनुसूची 1 में उल्लेखित है। मुख्य रूप से क्या क्या मिलेगा? अनाज के रूप में अगर हम बात करें तो अनाज में मुख्य रूप से 3 चीजें मिलेंगी। एक चावल, ओके, दूसरा गेहूं, तीसरा मोटा अनाज। चावल, गेहूं और मोटा अनाज, इस चीज को ये चीज प्राप्त होगा। चावल का मूल्य कितना रहेगा? चावल रहेगा ये मैं अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार के लिए बता रहा हूँ ना। चावल का मूल्य कितना रहेगा? 3 रुपए प्रति किलो रहेगा। ओके, गेहूं का मूल्य कितना रहेगा? 2 रुपए प्रति किलो, 2 रुपए प्रति किलो। और मोटा अनाज का मूल्य क्या रहेगा? 1 रुपए प्रति किलो, 1 रुपए प्रति किलो। क्वांटिटी वगैरह कितना मिलेगा वो मैं आपको जब अनुसूची 1 पढ़ाऊंगा तब उसमें अच्छे से बता दूंगा, है ना। तो अभी ये इसका रेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस रेट से जुड़ा एक जबरदस्त ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि इसमें ये कहा गया है कि चावल का मूल्य गेहूं और मोटा अनाज के मूल्य से ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, यानी शर्तें क्या है समझ लीजिए, इससे जुड़ी हुई शर्तें ये है कि चावल का मूल्य जो होना चाहिए, प्राइस, वह ज्यादा होना चाहिए किसकी तुलना में? गेहूं
और मोटा अनाज। भले ही मार्केट में गेहूं और मोटा अनाज का मूल्य चावल से ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन इस अधिनियम के तहत जो आप प्रोवाइड करेंगे उसमें चावल का मूल्य गेहूं और मोटा अनाज से ज्यादा होना चाहिए। ये फर्स्ट शर्त है। दूसरा शर्त ये है कि चावल का जो मूल्य होना चाहिए, ठीक है, वह बराबर होना चाहिए गेहूं प्लस मोटा अनाज के। गेहूं और मोटा अनाज के मूल्य को जोड़े तो किसका प्राइस आना चाहिए, चावल का। जैसे चावल का मूल्य प्रति किलो मैंने कितना बताया, 3 रुपए। गेहूं का मूल्य कितना बताया, 2। और मोटा अनाज का कितना बताया, 1। तो 2 और 1 3 हो गया, 3। तो इस प्रकार ये दो चीजें अवश्य भावी है, ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा होने के बाद ही इस योजना का सही लाभ लोगों तक मिल पाएगा, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इसको याद रखिएगा। अब मैं आता हूँ सीधा इंट्रोडक्टिव पार्ट में। क्या होता है कि इस अधिनियम में कितनी धारा है, कितनी अनुसूची है और कितने अध्याय हैं। तो याद रखिएगा, कुल इस अधिनियम में कुल अध्याय कितने हैं। अध्याय, तो याद रखिएगा अध्याय की संख्या है 13, ठीक है, 13 अध्याय। कुल धाराएं कितनी है, 13 अध्यायों में कुल कितनी धाराएं बनती है, 45। और अनुसूची कितनी है, शेड्यूल कितने हैं, तो अनुसूची है 4। 13 अध्याय 45 धाराएं और 4 अनुसूची, ठीक है। तो ये व्यवस्था की गई है इस अधिनियम के तहत। तो आज की क्लास में मेरा उद्देश्य ये होगा, एक तो मैंने पृष्ठभूमि बता दी, उद्देश्य बता दिया और कुछ बेसिक चीजें। अब मेरा उद्देश्य ये होगा कि आज मैं सारी धाराओं को बताऊं, अनुसूचियों को बताऊं, अध्यायों को बताऊं, और कल की क्लास से मैं फिर इन धाराओं को इलेबोरेट करना शुरू करूंगा ना। तो शुरू करते हैं अध्याय। तो अध्याय में जो सबसे पहला अध्याय हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, पहला अध्याय हमेशा होता है प्रारंभ एवं संक्षिप्त नाम, ठीक है। प्रारंभ संक्षिप्त नाम, अगर मैं न भी बताऊं तो भी हमेशा ये पहला अध्याय ही होता है, प्रारंभ संक्षिप्त नाम। इसमें यह योजना कब शुरू हुई और यह योजना कौन से क्षेत्र, कितने क्षेत्र पे लागू है, ये सब बातें रहती है। साथ ही साथ इसमें यह भी होता है कि इस योजना का छोटा वास्तविक नाम क्या है ना। दूसरा है खाद्य सुरक्षा उपबंध, ये सबसे मेन धारा है। इसी में इस योजना का आत्मा छुपा हुआ है। आत्मा छुपा है मतलब इस योजना में जो सुविधा प्रोवाइड करेंगे वो इसी में लिखा हुआ है। तो खाद्य सुरक्षा के उपबंध धारा अध्याय 2 में, ये सारे अध्याय चल रहे हैं ना, अध्याय 1 अध्याय, धारा नहीं चल रही है, ये अध्याय चल रहे हैं, अध्याय 1 अध्याय 2। अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में आता है खाद्य सुरक्षा भत्ता। खाद्य सुरक्षा भत्ता यानी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो भत्ता मिलेगा या पैसे के रूप में जो राशि मिलेगी उसकी यहाँ पर चर्चा हुई है ना। अगला पात्र गृहस्थियों की पहचान, यानी कि जो पात्र परिवार है उनकी पहचान का क्या मानक रहेगा, उधर इसकी बात करेंगे। जैसे हम लोग वहां पर छत्तीसगढ़ वाले में अंत्योदय परिवार या अलग अलग परिवार के लिए क्या क्राइटेरिया था, वैसे यहाँ पर पात्र गृहस्थियों की पहचान। ओके, अध्याय 4। अध्याय 5 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, वहां पर भी पीडीएफ में सुधार था, यहाँ पर भी पीडीएफ में सुधार है ना। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, ठीक है। 6वां महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण 13 वाले छत्तीसगढ़ के एक्ट में भी था, यहाँ पर भी बहुत सारी एक्ट सेम है, तभी तो मैं बोला था ना आपको आसान हो जाएगा याद करना ना। 7 नंबर में शिकायत निवारण तंत्र, ये भी वहां था, यहाँ पर भी है। तो शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है। 8 में केंद्र सरकार की बाध्यता है, इस एक्ट को लागू कराने में खाद्य सुरक्षा से संबंधित केंद्र सरकार की बाध्यता। ओके, राज्य सरकार की बाध्यता 9 में, इस एक्ट को लागू करवाने के लिए राज्य सरकार की बाध्यता। ओके, फिर आता है स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यता, स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यता। उसके बाद पारदर्शिता एवं जवाबदेही, पारदर्शिता जवाबदेही। उसके बाद खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने हेतु उपबंध, खाद्य सुरक्षा अग्रसर हेतु उपबंध। और 13वां तो हमेशा याद ही होगा आपको, 13वां क्या होता है, 13वां में रहता है निरसन या प्रकरण मिसलेनियस, जो बचा कुचा है सब उसमें डाल देते हैं ना। तो ये है इस एक्ट के उपबंध, है ना। तो मैं कहीं पर, मुझे पता है मेरे घर में खाना मिलता है, तो मैं खाना खाने के लिए घर पर गया,
मतलब मेरे घर पे खाने का उपबंध था, ठीक है, रोज नाश्ता मिलता है, दोपहर का भोजन मिलता है, रात का मिलता है, तो मेरे घर पर नाश्ते की व्यवस्था रहती है, तो खाद्य सुरक्षा उपबंध दो हो गया। लेकिन आज क्या हुआ, आज घर के लोगों ने कहा कि देखो भाई आज खाना नहीं बना तो तुमको पैसा दे देते हैं, तुम जाकर सरकारी क्षेत्रों में खा लो। तो खाद्य सुरक्षा भत्ता मतलब मुझे पैसा दे दिया गया कि मैं जाकर कहीं खा लूं। लेकिन मैं जब खाने के लिए गया तो वहां लोगों ने कहा कि भाई तुम पात्र हो कि नहीं तुम्हारी पहले पहचान करेंगे। तो पात्र गृहस्थियों की पहचान, यानी सबसे पहले क्या होगा, पहचान होगी। फिर पहचान करने के बाद उनको पता चला कि बहुत सारे लोग तो गलत घुस आए हैं, तो उन्होंने कहा तो पीडीएस प्रणाली में अब सुधार करना पड़ेगा। तो वहीं पर फिर क्या होने लगा, सुधार होने लगा। सुधार होने के दौरान कुछ महिलाओं ने कहा कि पहले हमें भोजन प्रोवाइड कर दीजिए, बाद में सुधार कीजिएगा। तो महिला सशक्तिकरण। उसके बाद उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हम शिकायत सुनेंगे सबकी, उसके बाद ही किसी को अनाज प्रोवाइड करेंगे, तो शिकायत निवारण तंत्र। उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले हम केंद्र से शिकायत करेंगे, तो केंद्र की बाध्यता, फिर राज्य से शिकायत करेंगे, राज्य सरकार की बाध्यता, फिर स्थानीय प्राधिकारियों से शिकायत करेंगे, तो स्थानीय अधिकारी की बाध्यता, फिर हम इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाएंगे, ठीक है, और पारदर्शिता लाने के बाद खाद्य सुरक्षा हेतु तो आगे उपबंध करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए, अब मैं स्लाइड को अगर हटा दूं तो ऐसे ऐसे ही बन जाएगा। सबसे पहले पहला याद रखिएगा, प्रारंभ होता है तो इसको तो हम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने बताया था कि मेरे घर में खाने की व्यवस्था होती है, तो खाद्य सुरक्षा का उपबंध। लेकिन आज व्यवस्था नहीं थी, तो फिर मुझे क्या मिला, भत्ता मिल गया। तो